स्टूडेंट कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज काफी दिनों के बाद मैं पुनः वीडियो लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कुछ समस्याएं थी जिसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच कक्षा 10 के एनसीईआरटी की बुक दो चर वाले रैखिक समीकरण को लेकर के आया हूं। जहां तक विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और इसमें बेसिक नॉलेज दी जाएगी। दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक नॉलेज दिया जाएगा, अतः वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, है ना। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें हम देखने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। बात आती है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है? तो दो चर, चर मतलब होता है जिसका अपना कोई मान नहीं होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी वैसा समीकरण जिसमें चर दो हो और उस समीकरण का घात एक हो। तो देखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यानी मानक रूप। अब कहेंगे कि तो वेरिएबल कौन है? तो एक्स यहाँ एक वेरिएबल यानी चर है, दूसरा चर वाई है और सी जो है ना अचर पद है यानी एक सांख्यिक मान है। तो ये जो है एक्स का गुणांक है यानी ए भी एक संख्या को निरूपित कर रहा है, वाई का जो गुणांक है बी है, बी भी एक संख्या को निरूपित कर रहा है और सी अचर पद है 100% या एक संख्या को निरूपित कर रहा है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये मानक रूप हो गया। ठीक है, अब देखें तो जब भी हम किसी समीकरण का घात देखते हैं तो उसके चर के घात को देखते हैं। किसको देखते हैं? उसके चर के घात को। तो चर यहाँ एक्स और वाई है, तो एक्स का भी घात एक है, वाई का भी घात एक है। तो हम जानते हैं कि किसी भी समीकरण के जितने भी पद होते हैं, जैसे एक पद, दो पद, तीन पद, यहाँ कोई चर नहीं है, इसका मतलब इसका घात शून्य है। तो तीन पद है, तीनों का घात एक का एक है, दूसरे का एक है, तीसरे का 0 है। तो हम जानते हैं कि किसी भी समीकरण का जो बड़ा घात होता है ना, वही समीकरण का घात होता है। तो यहाँ घात सबसे बड़ा एक ही है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो सबसे बड़ा एक है, तथा इस समीकरण का घात क्या हो गया? एक हो गया। जब समीकरण का घात एक होगा तो हम जानते हैं कि वैसा समीकरण जिसका घात एक होता है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। वैसा समीकरण जिसका घात एक होता है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अब बात आती है कि रैखिक समीकरण तो हमने देख लिया, इसका व्यापक रूप भी देख लिया। अब रैखिक समीकरण जो होते हैं ना, रैखिक समीकरण के हल होने की शर्त को हम देखेंगे। हल होने की शर्त क्या हो सकती है? कोई भी रैखिक समीकरण है, उसको हल होने के लिए कौन कौन सा शर्त होना चाहिए? तो देखिए, कोई भी समीकरण हम हल करते हैं तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो युग्म होता है यानी जोड़ा होता है, दो समीकरणों का जोड़ा होता है। तो मान लीजिए मैं मानता हूं पहला समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, a1 b1 c1 मान लीजिए, ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा समीकरण हम मानते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमारा इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हल होने के लिए शर्त क्या क्या होती है? तो हम क्या करते हैं ना कि पहले समीकरण और दूसरे समीकरण कि x के गुणांक का अनुपात लेते हैं। जैसे x का गुणांक यहाँ क्या है? a1 और यहाँ x का गुणांक क्या है? a2, तो इसका अनुपात निकालेंगे। और यह अनुपात अगर y का जो गुणांक है b1 और दूसरा क्या है? b2, इनका अनुपात निकालेंगे और दोनों का मान जब आपस में बराबर नहीं होगा तो यह होता है अविरोधी हल। इसका जो हल होता है अविरोधी होता है। क्या होता है? अविरोधी, अर्थात केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। और इसका आलेख जब खींचते हैं ना, आलेख जब इसका खींचेंगे अविरोधी का, तो इसका जो आलेख होगा प्रतिच्छेदी रेखा होगा। प्रतिच्छेदी रेखा होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक है। और तीसरा है कि इसका जो हल होगा वो संगत होगा। इसका हल जो होगा
क्या होगा, संगत होगा। ये हमारा शर्त है। तो इस टाइप का अगर आ जाए अनुपात A1/A2 का अनुपात B1/B2 के बराबर नहीं होगा तो इसका हल होगा, इसका हल होगा। और हल होगा तो कैसा होगा, अविरोधी, यानी एक और केवल एक हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा और संगत होगा, है ना। अब दूसरा शर्त है कि A1/A2 यानी A1 और A2 का अनुपात निकालेंगे और ये बराबर हो जाता है किसके, B1/B2 के, और ये भी बराबर हो जाता है C1/C2 के। यानी A1/A2 का अनुपात निकालेंगे, B1/B2 का अनुपात निकाला, C1/C2 का अनुपात निकाला, अगर तीनों आपस में बराबर हो जा रहे हैं तो इसका होता है अनगिनत हल होता है, अनगिनत हल होता है। क्या होता है, अनगिनत हल होता है। अर्थात इसको दूसरी भाषा में कहें तो अनंत हल होता है, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। अनगिनत का मतलब क्या होता है, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। और ये जो होता है ना, समपाती होता है, इसका आलेख जो होता है समपाती होता है। समपाती कहने का मतलब क्या हुआ कि पहला आलेख खींचेंगे ना तो दूसरा आलेख जब खींचेंगे तो इसी रेखा पर चढ़ करके जाएगा, दोनों आलेख एक दूसरे पे चढ़ के जाएंगे, तो ये संपाती होता है। या इसी को हम लोग बोलते हैं आश्रित आलेख होता है, इसका आलेख जो होता है आश्रित होता है। ठीक है, इसका हल जो होगा ना संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। ये तो हमारी हो गई कि तीनों का अनुपात अगर बराबर हो तब। अगर A1/A2 यानी A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 के अनुपात के बराबर हो लेकिन C1 और C2 के अनुपात के बराबर नहीं हो, तब क्या होगा, तब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और ये जो है समांतर होगा, इसका आलेख जो होगा समांतर होगा। इसका जब आलेख खींचेंगे तो पहला आलेख कैसे जाएगा तो दूसरा आलेख इसके बगल में समानांतर जाएगा। ठीक है, ये जो होगा कोई हल नहीं होगा, समानांतर होगा, और ये असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है, असंगत होता है। और यहाँ जो हमने लिखा है कि इसका आलेख प्रतिच्छेदी होता है, इसका मतलब एक आलेख ऐसे जाएगा तो दूसरा आलेख ऐसे आके काटेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि रैखिक समीकरण के हल होने की शर्त क्या है। अगर A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 के अनुपात के बराबर नहीं है तो हल होगा। A1 और A2 का अनुपात, B1 B2 का अनुपात, C1 C2 का अनुपात, तीनों अगर इक्वल है तो भी हल होगा। लेकिन A1 A2 का अनुपात B1 B2 के बराबर है लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं है तो इसका हल नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 5 विधियां होती है। पहला होता है तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, पहला क्या होता है, तुलनात्मक विधि। और दूसरा क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और तीसरा होता है लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि, इसी को हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि, लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि, विलोपन विधि, लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि। चौथा है व्रज गुणन विधि, व्रज गुणन विधि। और पांचवा होता है अनुपात निर्णय विधि, अनुपात निर्णय विधि। यानी हम यूं कहें तो किसी भी रैखिक समीकरण को हम 5 विधियों से हल कर सकते हैं, किसी भी रैखिक समीकरण को हम 5 विधियों से हल कर सकते हैं। पहला विधि है तुलनात्मक विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण को ही हम लोग विलोपन भी कहते हैं, चौथा है ब्रजगुणन विधि और पांचवा है अनुपात निर्णय विधि। तो आइए बारी बारी से हम एक ही प्रश्न को इन पांचों विधियों से बनाएंगे, एक ही प्रश्न को हम बारी बारी से इन पांचों विधियों से बनाएंगे और देखेंगे कि क्या सभी विधियों में प्रश्न का आंसर एक ही आ रहा है या अलग अलग आ रहा है। तो हम चलते हैं
अब इस प्रश्न को जो देख रहे हैं आप, 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4, मान लीजिए ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। अभी ये जो प्रश्न है 1 नंबर, इसको मैं पांचों विधि से बारी बारी से बनाऊंगा। तो आइए पहला विधि जो है देखते हैं कि पहला विधि हमारा क्या कहता है। तो पहला है तुलनात्मक विधि। क्या है? तुलनात्मक विधि। हमको पहले किस विधि से बनानी है? तुलनात्मक विधि से। तो हम पहले प्रश्न को नोट कर लें। 8x प्लस 5y बराबर 9, ये हमारा इक्वेशन 1 है। और यहां है 3x प्लस 2y बराबर 4, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। अब तुलनात्मक विधि में क्या करते हैं, दोनों समीकरण में, जैसे मान लीजिए पहले समीकरण से या तो x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए, और दूसरे समीकरण से या तो x का मान निकाल लीजिए या y का मान। अगर हम पहले समीकरण में x का मान निकाल रहे हैं तो दूसरे में भी हमको x निकालना होगा। अगर दूसरे में पहले में y निकाल रहे हैं तो दूसरे में भी हमको y निकालना होगा। तो समीकरण 1 से, अब देखिए यहां लिखा हुआ है 8x प्लस 5y बराबर 9। तो चलिए हम 5y का मान ही निकालते हैं। तो 5y बराबर 9, ये प्लस 8x है, इधर आएगा तो माइनस 8x हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 8x बटा 5, इधर गुना है, इधर आएगा तो भाग। इसको हम मान लेते हैं 3। अब चलिए हम लिखते हैं समीकरण 2 से। किससे? समीकरण 2 से। 2 में हमारा क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 4। तो फिर हम जो पहले समीकरण में y लिए हैं तो दूसरे समीकरण में भी क्या लेंगे? y लेंगे। तो 3x प्लस, नहीं, हम यहाँ क्या करें, 2y बराबर 4 और 3x को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 3x। y इक्वल टू 2 इधर गुना है तो इधर आएगा तो भाग हो, तो 4 माइनस 3x बाई 2। अब देखिए हमारा 2 समीकरण हो गया। यहाँ जो है y बराबर इतना है और यहाँ y बराबर इतना है, तो ये भी y के बराबर है, ये भी y के बराबर, अतः ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और 3 से, 2 और 3 से लिखेंगे। तो 9 माइनस 8x बटा 5 बराबर 4 माइनस 3x बटा 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें और इससे इसमें। तो 2 9 18 माइनस 8 दूना 16x, 5 चौका 20, 5 तिया 15x। ठीक है। अब आप कीजिए क्या कि यहाँ माइनस 16x रहने दीजिए, माइनस 15x इधर आएगा तो प्लस 15x हो जाएगा, है ना, बराबर 20, प्लस 18 इधर आएगा तो माइनस 18। तो माइनस x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो इधर आएगा तो भाग होगा, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी माइनस 2। x का मान क्या हो जाता है? माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, x का मान जो है, x का मान हम 1 में रखें या 2 में रखें, चाहे 1 में 2 में रखने की क्या जरूरत है, 3 में रखिए। 3 में रखिएगा तो सीधा y का मान निकल जाएगा। तो x का मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। अब हम 3 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या है, y बराबर 9 माइनस 8x बटा 5। तो ये क्या हो जाएगा? 9 माइनस 8 गुने माइनस 2 बटा 5। अब देखिए ये हो जाएगा 9 प्लस 16 बाई 5, यानी 25 बटा 5 कट जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी x का मान हमारा आ गया -2 और y का मान आ गया हमारा 5। इस तरह से हमने मान निकाल लिया। किस विधि से? तो तुलनात्मक विधि से। अब आइए हम इस प्रश्न को अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो आइए, प्रतिस्थापन विधि, कौन सा विधि है हमारा? प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, है ना। अब इसमें हमारा जो है कौन सा विधि है? दूसरा विधि है। प्रश्न क्या दिया हुआ है?
8x प्लस 5y बराबर 9। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 4। 3x प्लस 2y बराबर 4। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, या तो एक को या दो को, किसी एक समीकरण को लेते हैं और उस समीकरण को लेकर के चाहे x को चाहे y को उसका मान नहीं ले लेंगे। अगर एक से x चाहे y का मान लेंगे तो दो में रखेंगे, और दो से अगर x चाहे y का मान लेते हैं तो एक में रखेंगे। आइए हम समीकरण एक से लेते हैं। समीकरण एक से तो यहां दिया हुआ 8x प्लस 5y बराबर 9। तो इसको अगर हम x का मान निकाल रहे हैं तो ये 9 प्लस 5y इधर आएगा तो माइनस 5y हो जाएगा। x इक्वल टू 9 माइनस 5y, 8 इधर गुना है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। अभी इस x का जो मान है हम समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम समीकरण 1 से इसको लाए हैं, तो समीकरण 2 में रखेंगे। अगर 2 से लाते तो 1 में रखते। तो चूंकि हम 1 से लिए हैं इसलिए हम किस में रखेंगे, 2 में। तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यानी x के स्थान पे जो है x को हटा देंगे और x के स्थान पे इसको बैठा देंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। एक को हटा के उसके स्थान पे दूसरे को बैठा देंगे। तो हमारा दूसरा समीकरण में दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 4। तो x का मान क्या है देख रहे हैं आप, 9 माइनस 5y बाई 8, यानी हमने x को यहां से हटा दिया और इसका जगह पर दूसरे किसी को बैठा दिया, x के वैल्यू को बैठा दिया। यही तो प्रतिस्थापन है। प्लस 2y इक्वल टू 4, तो गुना करेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा, 3 5 15y बाई 8 प्लस 2y बराबर 4। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि बट्टा का जोड़ करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो करेंगे तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 एकल एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 27 माइनस 15y और प्लस 1 से 8 में अगर भाग करते हैं तो 8 आएगा, 8 से 2y में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 16y। ठीक है, बराबर 6। अब देखिए 27 माइनस 15y माइनस प्लस 16y क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा। 8 इधर भाग इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 8 चौका 8 से 4 में गुना करेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 32, अब प्लस 27 इधर जाएगा तो माइनस 27 यानी 5 हो जाएगा। अब हम इस y का मान जो है इसको अगर हम 3 मान लेते हैं तो y का मान हम 3 में रखेंगे। y का मान 3 में रखने पर, y का मान कहां रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 में हमारा क्या दिया हुआ है, x बराबर 9 माइनस 5y बाई 8। तो 9 माइनस 5, y का मान क्या है 5 है, बाई 8। तो 9 50 25 बटा 8, 25 में 16 हो जाएगा माइनस 16 हो जाएगा बटा 8, घटाएंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। यानी x इक्वल टू माइनस 2 और y इक्वल टू 5। इस तरह से इसमें भी हमने देखा, इस प्रश्न को जब हमने प्रतिस्थापन विधि से भी हल किया तो x बराबर माइनस 2 आया और y बराबर 5 आया, और जब हमने तुलनात्मक विधि से भी हल किया था तो x का मान माइनस 2 आया था, y का मान 5 आया था। अब हम इसी क्वेश्चन को तीसरी विधि लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण को सबसे पहले यहां लाए, 8x प्लस 5y बराबर 9, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। 3x प्लस 2y बराबर 4, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। लुप्तीकरण या विलोपन क्या कहता है, कहता है कि दो चर जो है x और y, इस में से x को गायब कर दे या y को गायब कर दे। लुप्तीकरण विधि कहने का मतलब हुआ कि एक समीकरण में दो चर हैं x और y, तो दोनों समीकरण, एक समीकरण और दो समीकरण, दोनों समीकरण से या तो x को गायब कर दे या y को गायब कर दे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि।
तो देखिए अगर हम x को गायब करने जा रहे हैं तो यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, दोनों में कोई बराबर नहीं है। y को गायब करने जा रहे हैं तो यहाँ भी 5y, यहाँ भी 2y है। तो सबसे पहले तो दोनों को बराबर करना होगा। चलिए हम y को गायब करने चलते हैं। तो y को गायब करने के लिए अगर हम पहले समीकरण में 2 से गुना कर देंगे तो 10 हो जाएगा, और दूसरे समीकरण में 5 से गुना कर देंगे तो 10 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अब सवाल आता है कि इसमें जोड़े कि घटाए। तो सबसे पहली बात है कि जिस चर को हम गायब करने जा रहे हैं उसके पहले चिन्ह क्या है। जिसे पहले समीकरण में y चर के पहले प्लस चिन्ह है, दूसरे समीकरण में भी y चर के पहले प्लस चिन्ह है, दोनों में सेम चिन्ह है, तो हम घटाएंगे। अगर डिफरेंट चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे। तो आइए समीकरण 1 गुने पहला समीकरण में हम 2 से गुना करेंगे, और चूंकि दोनों के पहले प्लस चिन्ह है इसलिए घटाएंगे। चाहे दोनों के पहले प्लस चिन्ह रहे, चाहे दोनों के पहले माइनस चिन्ह रहे, सेम चिन्ह रहे घटाएंगे, डिफरेंट चिन्ह रहेगा जोड़ेंगे, चाहे प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो। दूसरे समीकरण में हम कितना से गुना करेंगे तो 5 से। अब ये नहीं है कि सिर्फ y में गुना करेंगे 2 से, एक यानी समीकरण 1 के पूरे में हम 2 से गुना करेंगे। तो 2 अठे 16x प्लस 2 पछे 10y बराबर 2 नवा 18। फिर इस 5 से हम पूरे 2 में गुना करेंगे। तो 5 तिया 15x प्लस 5 दूना 10y बराबर 5 चौका 20। चलिए घटाकर जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस था तो माइनस हुआ, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। देखिए प्लस माइनस कट जाएगा और हमने y को गायब कर दिया। अब प्लस 16x में से 15x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, और यहाँ प्लस 18 में से माइनस 20 घटेगा तो माइनस 2 आएगा। हमारा x का मान आ गया -2। अब x का मान हम 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर चाहे आप 1 में रखो या 2 में रखो, समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हल सेम होगा, आंसर सेम आएगा। तो हम x का मान 1 में रख रहे हैं। तो 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो 8 गुने x का मान क्या है -2 है, -2 प्लस 5y इक्वल टू 9। 8 दूना 16 -16 प्लस 5y इक्वल टू 9। तो 5y इक्वल टू 9 -16 इधर जाएगा तो प्लस 16 यानी 25 हो जाएगा, और y इक्वल टू हो जाएगा 25/5। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5। इस तरह से x का मान हमारा आ गया -2 और y का मान आ गया 5। इस तरह से हमने देखा कि लुप्तीकरण विधि में भी x और y का मान सेम आया। लुप्तीकरण विधि में एक चीज याद रखिए, बक अब कहिएगा सर बक अब क्या कह रहे हैं आप, इसका मतलब हम नहीं समझे, तो मैं बता रहा हूं आपको। बक अब, ब का मतलब b, क का मतलब c, अ का मतलब a, ब का मतलब b। अब देखिए मैं इससे बीजगणित विधि के सूत्र को कैसे याद कराता हूं आपको। b c a b, b c a b। अब ऊपर वाले के 1 मान लीजिए, फिर इसको b2 c2 a2 b2। अब इससे इसमें गुणा करेंगे और इससे इसमें गुणा करके घटा देंगे, फिर ये x का मान देगा, फिर इसमें इससे गुणा करेंगे और इससे इसमें गुणा करके इसकी गुणनफल में से इसको घटा देंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे और फिर इसमें गुणा करके घटा देंगे। तो ये y का मान देगा, ये का मान देगा। अब देखिए क्या होगा, x बटा b1 c2 माइनस b2 c1, y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए अब हम सूत्र को निकालेंगे। तो जब x का मान निकालना हो तो इसको एक बार हम इससे बराबर करेंगे। चलिए बराबर करते हैं। तो x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। अब इससे इसमें गुना होगा, इससे इसमें गुना होगा, तो चूंकि हमको x का मान लेना था सिर्फ इसको ऊपर भेज देंगे, बात हमारा खत्म हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा b1 c2
माइनस B2C1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। इसको याद करने का तरीका है बक अब। बकअप अब कहिएगा सर का बकअप, तो जैसे B C बक यानी B1C2 B2C1, अब A1 B2 A2 B1 यानी बक 12 माइनस 21, अब 12 माइनस 21। अब दूसरा क्या करेंगे, फिर y को 1 से बराबर कर लेंगे, तो y बट्टा क्या है C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर करेंगे 1 बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1। अब फिर इसमें गुणा कर देंगे तो y का मान हमारा निकल जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए ना, इसको हम बोल सकते हैं का अब। का माने CA का, अब माने AB। अब हमको इतना सूत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है। ब्रज गुणन विधि से अगर हमको निकालना है तो सिर्फ इसको याद रखेंगे x के मान के लिए और इसको याद रखेंगे y के मान के लिए। अब आइए हम इससे निकालते हैं ब्रज गुणन विधि से। हमारा प्रश्न दिया हुआ है 8x प्लस 5y। ब्रज गुणन विधि में बराबर के इधर जो रहता है उसके इस तरफ सबको लेफ्ट साइड भेजते हैं, तो प्लस 9 है तो माइनस 9 हो जाएगा बराबर 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर 3x प्लस 2y, ये प्लस 4 है, इधर भेज देंगे तो माइनस 4 इक्वल टू 0। ब्रज गुणन विधि में सबको एक तरफ रखते हैं और राइट साइड में शून्य को रखते हैं। अब x का जो पहले समीकरण के x का जो गुणांक होगा ये A1 होगा, दूसरे पहले समीकरण का y का जो गुणांक होगा वो B1 होगा और जो अचर पद होगा वो C1 होगा। फिर देखिए x का गुणांक A2 हो जाएगा, y का गुणांक 2 है तो ये B2 का मान देगा और अचर पद है ये C2 का मान देगा। अब हम x का मान निकालें तो x हमारा क्या कह रहा है, x कह रहा है B1 C2 माइनस B2 C1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। अब कहिएगा सर कैसे निकालें, तो B1 का मान क्या है देख लीजिए 5 है और C2 का मान माइनस 4 है, माइनस B2 का मान क्या है 2 है और C1 का मान क्या है माइनस 9 है। ठीक है, अब देखिए A1 का मान है 8 और B2 का मान है 2, A2 का मान है 3 और B1 का मान है 5। क्या हो जाएगा 5 चौका 20 माइनस 20 प्लस 18, 8 दूना 16 माइनस 15, ये क्या आ जाएगा माइनस 2 बटा 1 बराबर माइनस 2। x का मान हमारा आ गया कितना माइनस 2। अब चलिए हम y का मान निकाल के देखते हैं, तो C1 A2 माइनस C2 A1, देख लीजिए C1 A2 माइनस C2 A1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1 करेंगे। C1 का मान कितना है देख लीजिए माइनस 9 है, गुना A2 क्या है आपका 3 है, माइनस C2 क्या है माइनस 4 है, गुना A1 क्या है 8 है। अब यहां करेंगे A1 कितना है तो 8 है और B2 कितना है तो 2 है, माइनस A2 कितना है 3 और B1 कितना है 5। देखिए 9 त्रिका 27 माइनस 27 माइनस माइनस प्लस 8 चुका 32, 16 माइनस 15, यह आ जाएगा 5 बटा 1 यानी 5। तो इस तरह से देखेंगे तो x का मान आ रहा है माइनस 2, y का मान आ रहा है 5। तो हमने ब्रज गुणन विधि से भी इसको हल किया तो हमारा जो है x का मान माइनस 2 ही आ रहा है और y का मान हमारा 5 आ रहा है। पांचवा एंड लास्ट विधि है अनुपात निर्णय विधि। चलिए अब हम पांचवी विधि से इस प्रश्न को हल करते हैं। पांचवा विधि है हमारा अनुपात निर्णय विधि। तो हम समीकरण को लेते हैं, पांचवा विधि हमारा क्या है अनुपात निर्णय विधि। इस विधि से हम उस प्रश्न को बनाएंगे। तो पहला समीकरण क्या है
8x प्लस 5y बराबर 9। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 4। अब अनुपात निर्णय विधि में क्या करते हैं, जस्ट लाइक विलोपन विधि यानी लुप्तीकरण विधि का तरीका है, लेकिन विलोपन और लुप्तीकरण में हम चर को गायब करते थे, लेकिन अनुपात निर्णय विधि में हम अचर को गायब करते हैं। जैसे अचर हमारा कौन है, 9 और 4 है, तो दोनों बराबर नहीं, तो सबसे पहले तो दोनों को बराबर करेंगे। तो समीकरण 1 गुने पहले समीकरण में हम 4 से गुना कर दें, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है तो घटाएंगे क्योंकि सेम चिन्ह है। दूसरे समीकरण में हम कितना से गुना कर देंगे, 9 से। आइए, 4 बटे 32x प्लस 4 पच्चे 20y बराबर 9। 4 से 9 में गुना करें, 9 चौका 36। अब 9 से इसमें गुना, 9 त्रिका 27x, 9 दूना 18y बराबर 9 चौका 36। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा सबका, ये तो गया। यहां क्या बचा, 5x प्लस 2y बराबर 0। तो अब हमारा क्या होगा, 5x प्लस 2y बराबर 0 है, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 2y इधर जाएगा तो माइनस 2y। अब देखिए हम क्या करेंगे, x यहाँ y गुना इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यहाँ -2 पर आएगा, 5 इधर गुना है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। और इसके बराबर हमें k नियतांक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, k नियतांक मान लेते हैं। k क्या मान लेते हैं, नियतांक मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि x बटा y बराबर -2/5 बराबर k है ना। तो हम करें क्या, इसके लिए थोड़ा सा चूक हो रही, सॉरी। यहां पे हम करें क्या, x बटा -2 कर दें और y बटा 5 कर दें और इसको k के बराबर मान लें। ये एक हमारा नियतांक है। अब x बटा -2 को हम k के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2k। x बराबर क्या हो जाएगा, -2k। और अब यहां देखिए y/5 बराबर k है, तो y बराबर हो जाएगा 5k। अब x और y का मान हम 1 में रखेंगे। x और y का मान, x और y का मान 1 में रखने पर, कहां रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9 है। तो x के जगह पर क्या रखते हैं, 8 गुने x का मान क्या है, -2k, तो -2k ले लेते हैं। ओके, प्लस 5 y का मान क्या है, देख लीजिए 5k है, तो गुने 5k कर लेते हैं बराबर 9। 8 गुना 16 के, -16k प्लस 50 25k बराबर 9। ये क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 25 में 16 जाएगा, कितना हो जाएगा, -9k इक्वल टू 9। 25 में से 16 जाएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो ये प्लस 9k हो जाएगा, क्योंकि 25 बड़ा है तो प्लस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/9 कट जाएगा 1। अब हम x का मान निकालें तो x बराबर हमारा है -2k यानी -2 गुने 1 यानी -2। y का मान निकालें तो y बराबर है हमारा 5k, तो 5k का मान क्या है, 1 है यानी 5। इस तरह से हमने अनुपात निर्णय विधि से भी देखा तो x का मान -2 आया, y का मान +5 आया। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने पूरा प्रयास किया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के जितने भी परिचय हैं, जितने भी इंट्रोडक्शन है, जितने भी बेसिक नॉलेज है, सब आपको देने का प्रयास किए हैं। आई होप, मुझे विश्वास है कि आपको ये काफी अच्छा लगेगा और आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट अवश्य करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।